नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें। अपना उत्तराखंड में सबसे पहले आपको बताएंगे मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में मिली हार की बीजेपी समीक्षा करेगी। देखिए, सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभी विधायक, मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मीटिंग में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, हार की वजह तलाशी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ये दोनों सीटें हारी हैं और कांग्रेस ये दोनों सीटें जीती है, अब इस हार पर बीजेपी मंथन करेगी कि आखिरकार क्या कमी रह गई, किन वजहों की वजह से यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जीते हैं। हालांकि आपको बताते हैं कि मंगलौर में जो चुनाव हुआ है उसमें जीत का मार्जिन, काजी निजामुद्दीन कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो काफी कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन जीत उनकी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। तो एक तरफ ये भी दिखाया जा रहा है कि इस नतीजों से बीजेपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ आज जो जानकारी आ रही है, कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील प्रभात की तरफ और जानकारी के साथ इस समय देहरादून से लाइव मौजूद हैं। सुनील प्रभात, कल जब ये नतीजे आए सामने तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी। कांग्रेस पार्टी नो डाउट काफी उत्साहित है। करण मारा ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है और प्रदेशवासियों को दिया है, लेकिन बीजेपी खेमे के अंदर से बात यह भी निकल कर आई कि इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो कल बैठक होने जा रही है वो इस हार के मंथन को लेकर होने जा रही है। क्या है बड़ी बातें कल की बैठक को लेकर? देखिए कंचन, बीजेपी टीवी कैमरे पर कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जो एक अप्रत्याशित हार हुई है उससे बीजेपी नेता सकते में हैं। कल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है जो पूर्व से प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में हार के बाद जो प्रदेश कार्य समिति कल होने जा रही है वो अधिकतर इसी मुद्दे पर केंद्रित रहने वाली है कि आखिर बद्रीनाथ और मंगलौर में जो हुआ वो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे। इन कारणों की पड़ताल इस कार्य समिति में की जाएगी, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, मंत्री, सांसद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंडल लेवल तक के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस कार्य समिति में रहने वाले हैं। करीब 1,500 के आसपास पार्टी के जो सीनियर वर्कर्स हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इसमें रहेंगे, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। और कल प्रदेश कार्य समिति के जिसके अपने अलग अलग मुद्दे थे, लेकिन इस प्रकरण के बाद दोनों सीटों पर जो तगड़ी हार बीजेपी को मिली है, ये प्रदेश कार्य समिति इस पर पूरी तरह से केंद्रित रह सकती है। जी, मतलब ये भी देखा जा सकता है कल की बैठक में सुनील प्रभात के बीजेपी के अंदर जो इन नतीजों के बाद लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन नतीजों से। लोकसभा में हमारी 500 सीटें हैं और आगामी जब विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होंगे तब भी बीजेपी बड़ी संख्या में सीटें लेकर आएगी। उनको भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बड़ी नसीहत दे सकते हैं कि हार हार होती है और इस हार से सबक लेने की जरूरत है, ना कि इस हार को हल्के में लेने की जरूरत है। बिल्कुल कंचन, क्योंकि ये उपचुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब उत्तराखंड में सितंबर या अक्टूबर में यहाँ पर निकाय चुनाव भी प्रस्तावित हैं। इसके बाद निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और निकाय चुनाव यानी लोकल बॉडीज, आप जहाँ जमीन तक, जैसे बीजेपी बूथ लेवल की बात करती है तो निकाय चुनाव उसी बूथ लेवल पर होते हैं, गांव के लेवल पर होते हैं, ब्लॉक के लेवल पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होते हैं, जहां से कि आम आदमी निकलता है। वो निकाय चुनाव अब है। कहीं न कहीं ये जो 2 विधानसभाओं में जो उपचुनाव में जो हार हुई है उसका इम्पैक्ट इन निकाय चुनाव में देखा जा सकता है। कांग्रेस के उत्साह का एक बड़ा कारण यह भी है कि निकाय चुनाव जल्दी ही नजदीक हैं। उसके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल डाउन था, जो मनोबल गिरा हुआ था, इस उपचुनाव में 2-2 सीटों पर मिली जीत से उसके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और कांग्रेस के नेता इसलिए भी खुश हैं कि उनको ये लगता है कि जीत का जो जोश है ये अब निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं में धरातल पर दिखाई देगा। तो वहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय ये होगा कि यहाँ पर उसकी सरकार है, निकाय चुनाव नजदीक है, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हार मिली है ये कहीं निराशा के तौर पे नीचे लेवल तक कार्यकर्ताओं तक न पहुंचे। इसीलिए कल की मीटिंग में इसकी एक गहन समीक्षा की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री समेत पार्टी के जो तमाम आला नेता हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस खासी उत्साहित है। उत्साह का कारण यह भी है कि उनको लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन करने की नेताओं में जो होड़ लगी थी उस पर अब ब्रेक लग जाएगी। कांग्रेस के सीनियर विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि ये ऐसे लोगों के लिए कड़ा संदेश है
जिन्होंने ये सोच लिया था कि भाई बीजेपी जीत की गारंटी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है, कार्यकर्ताओं को निराशा नहीं लेनी होगी, निराश होने की जरूरत नहीं है कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस को इस हार का जवाब दिया जाएगा। सरकार के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ है, तो उनको ये संदेश है कि भाई ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता फैसला लेती है। और जनता ने ये दिखा दिया है इस उपचुनाव में कि अगर कोई गलत निर्णय लेगा, गलत आचरण करेगा, तो इस राज्य के अंदर ऐसे लोगों के लिए देखिए, जब परिणाम नकारात्मक आता है तो बहुत से सुझाव आते हैं, और जब पॉजिटिव आता है तो उसी में अच्छाई दिखाई देती है। पार्टी हर विषय पर चिंतन करेगी, विचार करेगी। और कांग्रेस ने क्या पाया होगा? कांग्रेस का विधायक चला गया, अपनी सीट बचा ली, हरिद्वार में बीजेपी से हारते हारते बची, बसपा को हराया। बीजेपी का कांग्रेस ने क्या नुकसान किया? भाजपा जहां थी यथावत है, और मैं आप विश्वासपूर्वक कह सकता हूं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इस जीत का भी तगड़ा जवाब उनको अनेकों सब हरा कर देने वाली है। वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी के राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि हार के कारणों की जल्द समीक्षा करेंगे। कारणों की हम समीक्षा करेंगे। अभी वहां पर हारने के कोई बहुत कारण नहीं दिखाई देते, लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य की कुछ कमी रही होगी। कुछ मैंने बताया कि उपचुनावों के प्रति बहुत अधिक रुचि सामान्य जनता में नहीं होती है, वोट परसेंटेज भी वहां कम हुआ है। तो सारे कारणों की भी समीक्षा पार्टी करेगी, और अभी लोकसभा चुनाव में हम वहां पर जीते हैं। लेकिन दूसरी ओर मंगलौर की सीट जो हम कभी भी नहीं जीते, और लोकसभा चुनाव में भी हम लगभग मेरे ख्याल से 20,000 वोट से हम हारे वहां पर, लेकिन अब हम केवल 422 वोट से हारे हैं। तो इसलिए वहां पर हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। वो सब बसपा की सीट थी, बसपा तीसरे नंबर पर चली गई है। तो इसके कारण से भी वहां का सामाजिक समीकरण भी हमारे पक्ष का नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की दोनों सीटों पर ही, और हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन बद्रीनाथ की सीट के हार की हम निश्चित रूप से समीक्षा कर रहे हैं, और आने वाले जब आम चुनाव होंगे तो उसमें हम वो सीट जीतेंगे। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या के आसपास की 6 सीटों में बीजेपी हार गई। अभी बीजेपी हार की वजह समझ भी नहीं पाई। वहीं बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी हार गई, इसलिए पूरे देश में बद्रीनाथ सीट के रिजल्ट चर्चा में है। और अगला उपचुनाव केदारनाथ में होना है। देखिए रिपोर्ट। 24 साल में पहली बार सरकार चलाने वाली पार्टी उपचुनाव हार गई, पर चर्चा पूरे देश में बद्रीनाथ में हुई हार की है, जहां कांग्रेस जीत गई। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब बीजेपी के राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद चुनकर आई। अभी अयोध्या और आसपास की सीटों में हुई हार की वजह बीजेपी समझ भी नहीं पाई, तो भगवान विष्णु के धाम के नाम वाली बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी का सफाया हो गया। बीजेपी यहां कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़कर अपने साथ लाई, उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़ाया, लेकिन बद्रीनाथ की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस को उम्मीदवार लखपत बुटोला को जिता दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक अयोध्या बद्रीनाथ के बाद अगला संदेश देश में केदारनाथ से जाएगा, जहाँ 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। अब बीजेपी से जनता का मोहभंग हो गया है। जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको पराजित किया, आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। और क्योंकि इन्होंने सारे ऐसे काम किए जिसका बहुत बुरा असर पूरा पड़ा है। सनातन धर्म में जो बात शंकराचार्य जी ने कही उसकी अवमानना करना, बुद्धिजीवियों की बातों का अवमानना करना, उसके लिए इनको भगवान राम ने अयोध्या से पनिशमेंट दी। और आज बद्रीनाथ ने भी हराकर भारतीय जनता पार्टी को साबित कर दिया कि ये गलत रास्ते पे हैं। अब भगवान केदारनाथ की बारी है, क्योंकि केदारनाथ में 223 किलो की चोरी का इल्जाम लगातार लोग उठा रहे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार के पास उस पर जांच बैठाने तक का समय नहीं था।
बीजेपी बद्रीनाथ सीट जीतकर हिंदुत्व का बड़ा संदेश देना चाहती थी और इसके लिए कांग्रेस से भागकर आए राजेंद्र भंडारी को टिकट भी दिया, लेकिन अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी बात बिगड़ गई। बद्रीनाथ उपचुनाव में दिन रात जुटे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि बद्रीनाथ से संदेश गया है कि भगोड़ों को टिकट देकर विधायक बनाने वाली राजनीति नहीं चलने वाली। तो क्या बीजेपी का हिंदू हिंदू कहकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला फेल हो चुका है? वास्तविक रूप में यह चुनाव विकास का नहीं बल्कि ये चुनाव संकेत और संदेश और सुचिता का चुनाव होना चाहिए। मैंने ये अपील की थी और लोगों ने इस बात को माना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराखंड की राजनीति जिस प्रकार से नेताओं के चुंगल में फंसते हुए आम लोगों को ठगने की राजनीति हो गई है, बद्रीनाथ से मतदाताओं ने संदेश दिया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते। पीरान क्लियर से लगा हुआ मंगलौर जहां मुस्लिम है और बद्रीनाथ जहां हिंदू है, जब बद्रीश भगवान का मंदिर है। आप हिंदुओं के भी नहीं हो पा रही बीजेपी, ना मुसलमानों की। ऐसा नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में हमको 8,000 वोट वहां प्राप्त हुए, इसलिए इस प्रकार का समीक्षा करना कोई बहुत नहीं रहता। मैंने कहा कि जिस प्रकार से सारे दलों ने मिलकर और एक रणनीति के तहत इस प्रकार की स्थिति बनाई, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है और भविष्य को ठीक करेंगे। साफ है कि भगवान राम की नगरी के बाद जो संदेश वोटर ने दिया है वो पूरे देश में गया और देश में इस संदेश ने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। और अब अगला उपचुनाव केदारनाथ सीट पर होना है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और ये बात करते हैं उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए सभी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अभी भी 129 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम लगातार जारी है। वहीं एक बार फिर से तेज बारिश की संभावना है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास में बनाई गई सुरंग को खतरा पैदा हो गया है। 3 दिन पहले पहाड़ टूटने की वजह से भारी मात्रा में पत्थर टूटकर सुरंग को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। आगे भी पहाड़ टूटने का खतरा बना हुआ है। इस जगह पर गाड़ियों के गुजरने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर तेज बारिश हो जाती है तो एक बार फिर से भूस्खलन की समस्या आ सकती है। ऐसे में पाताल गंगा के पास में आवाजाही खतरनाक है। कम से कम 2-3 दिन पहले ये मलबा आ रखा है और अभी तक आप लोग देख लीजिए, जितना ये एकदम छोटा जैसे चूहे का होल होता है ना, उस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे ये बिल टाइप का ओपन कर रखा है। तो अब अभी इसका ना तो सेफ्टी वॉल है ना कुछ है, ये ना मलबा ये साफ कर रखा है। अगर सडन इसको आगे से कुछ दिख भी नहीं रहा, हम लोग खुद गाड़ी चला रहे हैं तो आगे से कुछ दिख नहीं रहा है। इधर आते समय भी नहीं दिख रहा और उधर जाते समय भी नहीं दिख रहा। कितना खतरा बना हुआ? ये बहुत ज़्यादा खतरा है इसका। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे गाँव के सामने से है, बिल्कुल 100 मीटर। हरिद्वार से खबर, जहां पर 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। वहीं कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इस पर पूरा फोकस है प्रशासन का। वहीं कांवड़ पटरी से जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा। कांवड़ पटरी से शिव भक्त जाते हैं, ऐसे में वहां पर अब अतिक्रमण को हटाया जाना है। हरिद्वार के बाद कोटद्वार से खबर, जहां पर कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रशासन की ओर से कांवड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी और ठहरने की जगह जगह पर व्यवस्था पर पूरा फोकस है। साथ ही पैदल और सड़क मार्गों को ठीक करने का काम भी चल रहा है। इसके साथ ही नीलकंठ के जंगल से लगे हुए इलाकों में जंगली जानवरों से बचने के स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा व्यवस्था पर भी पूरा फोकस दिया गया है। डीएम पौड़ी ने कहा है कि कांवड़ मेला शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी की पूरी तैयारी चल रही है। थी और जिस तरीके से इन्फ्लक्स रहता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए स्टैम्पीड जैसी कोई घटना ना हो या एनिमल अटैक ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो या श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक हमारी तरफ से सुविधाएं दी जा सके, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जा रहा है। जो टॉयलेट्स बनाए जाने हैं, पार्किंग स्पेसेस क्रिएट किए जाने हैं, फॉरेस्ट के रास्ते को इम्प्रूव किया जाना है, वहाँ लाइट्स लगाई जानी है या फिर आपके कुछ शेल्टर प्लेसेस बनाए जाने हैं और साथ ही आपका जो सड़क से रिलेटेड कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट जो हैं वो, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जा रहा है। और वाटर सप्लाई एक इशू रहता है तो वाटर सप्लाई के लिए भी जल संस्थान को निर्देशित किया जा रहा है। पौड़ी में तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग गाड़ियां हादसे का सबब बन रही हैं। 1 महीने में परिवहन विभाग ने 132 गाड़ियों के ड्राइवर्स के चालान ओवरलोडिंग की वजह से काटे हैं।
इसके साथ ही तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के लिए 150 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग सबक सीखने को तैयार नहीं है। दलों को जो है मुक्त कर दिया गया है। साथ ही पौड़ी में भी हम लोगों ने जो है 2 दलों को जो है ओवरलोडिंग के लिए, ओवर स्पीडिंग के लिए विशेष रूप से उन्हें निर्देशित किया है कि लोग इस पर चेकिंग करें। और दुर्घटना के दिन से लेकर आज तक हम लोगों ने 132 जो है ओवरलोड के चालान किए हैं। चमोली में फूलों की घाटी में इन दिनों रौनक है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इस बीच फूलों की घाटी में रिकॉर्ड सैलानी भी पहुंच रहे हैं। अभी तक फूलों की घाटी में 3,705 विदेशी और 5,479 देसी सैलानी पहुंच चुके हैं। और ये बढ़ते हैं आगे। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब भगवान बद्री विशाल की पूजा नए रावल अमरनाथ नंबूदरी करेंगे। 16 साल तक भगवान बद्री विशाल की पूजा करते विदाई के दौरान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की सेवा करने का उन्हें मौका मिला और उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा तन मन से की है। उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में आषाढ़ मेले की धूम देखी जा रही है। इस बार कोट गांव में मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ पर्यटक भी पहुंचे हैं। ढोल की धुन पर संस्कृति की पारंपरिक झलक देखने को मिली है। कोट गांव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर रासो तांडी डांस करके लोग झूमते हुए नजर आए। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए शिक्षा के आधार के तहत निजी स्कूलों में 25% सीट रिजर्व की गई है। मगर अल्मोड़ा में लापरवाही का आलम यह है कि सिर्फ 200 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाया है। देखिए रिपोर्ट। निजी स्कूलों में 25% सीटें निःशुल्क गरीबों के लिए आरक्षित की गई हैं। 1211 बच्चों को अल्मोड़ा के 163 निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जानी थी, लेकिन 3.5 महीने बीतने के बाद भी सिर्फ 209 बच्चों को ही अधिकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवा पाए। करीब 1000 से अधिक सीटें अभी भी खाली। अधिकारी अब दोबारा विज्ञापन निकालकर निःशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन मांगने का दावा कर रहे हैं। जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत 163 विद्यालय इसमें हैं, जिसमें सीटें 1211 है, 209 सीटें भर चुकी हैं। क्या प्रयास किया जा रहा है? अब नया विज्ञापन निकला हुआ है तो इसके अंतर्गत कार्रवाई की मांग। विपक्ष और शिक्षक नेताओं को शिक्षा विभाग को घेरने का मौका मिल गया। विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार चाहती ही नहीं कि गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ले। जैसी जानकारी प्राप्त हुई है, मेरी जानकारी के अनुसार प्राप्त हुआ है कि अभी भी हमारे उत्तराखंड के यहाँ पर अल्मोड़े में कई ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षा के अधिकार के मानक को पूर्ण नहीं कर रहे हैं कि 25% से बच्चों को पढ़ाया जाए, निःशुल्क पढ़ाया जाए करके। तो इसमें बहुत घोर लापरवाही है। जो निजी विद्यालय बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करवा रहे हैं, जो 25% से है शिक्षा के अधिकार के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कारण वैसे सरकार को माना जाता है, क्योंकि सरकार का जो आदेश आया है उस आदेश के तहत इन्होंने क्या रखा है कि 31 मार्च 2024 से तक जिसको 6 साल पूरे हो जाते हैं, जबकि इससे पूर्व में जो एडमिशन किए जाते थे जो सितंबर के महीने तक किए जाते थे, सितंबर तक जिसको 6 साल पूरे हो जाते हैं उनका एडमिशन किया जाता था। हालांकि अधिकारी दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि निजी स्कूल भी मुफ्त में पढ़ाई से पीछे हटते हैं और ऊपर से पिछले सालों का रिकॉर्ड भी है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। लिहाजा अल्मोड़ा में कितने गरीब बच्चों को एडमिशन मिल पाता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।